सरकार बनने के बाद अपोजिशन का रोल क्या है? क्या बीजेपी वो अपना रोल प्ले कर पा रही है? जैसे आप देख रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, क्या उनके पास ये नेता लोग जाकर उन्हें सिंपैथी दे रहे हैं? क्या डेली वेजर्स के मुद्दों पे ये लोग फाइट कर रहे हैं? सरकार तो उमर अब्दुल्ला की बन गई है, लेकिन अपोजिशन जितनी स्ट्रांग होगी जमहूरियत में, उतना ही बेहतरीन रोल सरकार भी प्ले कर सकती है। क्या वो रोल अपोजिशन अपना प्ले कर पा रही है या नहीं? क्योंकि बीजेपी इस समय अपोजिशन में है और हमारे साथ अपोजिशन के ही नेता इश्तियाक वानी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के काफी पुराने और काफी सीनियर लीडर हैं और बड़े अच्छे तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की है, यहाँ पे अपोजिशन आप लोगों की है। क्या एज ए अपोजिशन लीडर मैं आपसे पूछूं, क्या आप लोग अपना रोल प्ले कर पा रहे हैं? जैसे सरकारी मुलाजमीन प्रोटेस्ट पे हैं, चाहे डेली वेजर्स हैं, पीएचई के मुलाजमीन हैं या वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, क्या आप लोग इनके साथ मिलते हैं? क्या इनके प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं? क्या इन लोगों की बात को सुनते हैं और क्या इनकी बात के ऊपर कोई अमल भी करते हैं? क्योंकि अपोजिशन हमें कमजोर नजर आ रही है। अगर अपोजिशन कमजोर होगी तो सरकार भी बिल्कुल जो है वो लाइटली में आप लोगों को लेगी। आमिर जी, पहले शुक्रिया आपका। आपने जो ये बात कही कि अपोजिशन कमजोर नजर आ रही है, इस बात से मैं कतई इत्तेफाक नहीं करूंगा जी। क्योंकि अपोजिशन कमजोर हो ही नहीं सकती है। वो किस एंगल से आप बोल रहे हैं कि अपोजिशन कमजोर है? तो आपने जो कहा कि डेलीविजर्स और बाकी जो लोगों के मसाइल हैं, इन्हीं चीजों के लिए तो हम खड़े हुए हैं, इन्हीं चीजों से तो हम आगे आए हैं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि हम कमजोर बनकर वहां खड़े रहेंगे। मजबूत चट्टान बनकर हम लोगों के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एक तो बड़ा सवाल ये भी है, जैसे आपने कहा कि अपोजिशन हमारी बिल्कुल कमजोर नहीं है, स्ट्रांग है। अगर आप लोगों की अपोजिशन स्ट्रांग है तो आप लोगों को डेलीवेजर्स के प्रोटेस्ट में शामिल होना था। वोकेशनल ट्रेनर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उनके लिए शामिल होना था। एनवाईसी के मुलाजमीन के लिए आवाज उठाना था। इन्होंने ही इन जो डेलीवेजर्स आप देख रहे हैं ना सड़कों पर हैं, तो सड़कों पर इन्होंने इनको लाया। हम उनको एक अच्छा मुकाम देना चाहते हैं। हम इनकी तरह जबानी जमाबंदी नहीं कर। 8 सालों में क्या आपने मुकाम दिया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे रहे और वो बीजेपी की हुकूमत में, मरकजी हुकूमत ने उन्हें यहाँ पे भेजा। क्या वो इन लोगों को इंसाफ दे पाए? क्यों नहीं? कहां पर आपने देखा कि हम पीछे रह रहे हैं? कहां? आप तो एक के मुद्दों पे आप लोगों ने बात नहीं की। 7 साल के टेनवर में मनोज सिन्हा रहे, सत्यपाल मलिक रहे, कुछ नहीं हुआ। आमिर सुहेल जी, आपको कहां लग रहा है कि हम पीछे रह रहे हैं? हम पीछे रहेंगे तो हमने लोगों में कल कैसे जाना है? हम लोगों के लिए ही खड़े हुए हैं। हमें नरेंद्र मोदी जी ने एक जो ड्यूटी दी है, हम उस बात से पीछे रहेंगे तो बात कैसे बनेगी? ड्यूटी कहां पे प्ले हो रही है सर? कहां पर नहीं हो रही है? डेलीवेजर्स के मुद्दों पे नहीं हो रही है, बिल्कुल। वोकेशनल ट्रेनर्स के मुद्दों पे नहीं हो रही है, एनवाईसी में नहीं हो रही है, रैबरे खेल में नहीं हो रही है, रैबरे जंगलात में नहीं हो रही है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के मुलाजिम। आप मुझे सवालात कर रहे हैं और जवाब भी मुझे देने दीजिए ना। बात अधूरी चली जाएगी तो बात आधी पहुंचेगी लोगों के पास। आप क्या बोल रहे हैं कि हम डेलीवेजर्स के लिए पीड़ा में नहीं है? वो हमारे बाजू हैं। हमें क्या अच्छा लगेगा कि उनके पीठ पर ये बोल रहे हैं कि डंडे पड़ रहे हैं तो हम खुश हो जाएंगे? कतन भी ऐसा मुमकिन ही नहीं है। वो हमारे बाजू हैं। सिंगल मुझे बीजेपी का लीडर बताओ जो उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है। उनके प्रोटेस्ट में नहीं, उनके मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं। कहां पे लड़ रहे हैं सर? वो नजर आएगा, आने वाले वक्त में पता लगेगा। 7 सालों में कुछ नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? बताए ना क्या हुआ। वो 2-2 हजार रुपए और 500-500 रुपए उनको ईद और दिवाली के दिन देते थे, तो वो आज 9,000 रुपए ले रहे हैं। वो कहां से माल आया? इन्होंने उनको दरबदर किया था। ये जिस जमात की आप बात बोल रहे हैं ना, तो इन्होंने इनको दरबदर किया था, उनको सही ट्रैक पर लाने का। सालों में कई सारे डेलीवेजर रिटायर भी हो गए, कई सारों की जो है वो एक्सीडेंटल डेथ्स भी हो गई और उन एक्सीडेंटल डेथ्स की वजह से उन्हें कुछ मिला भी नहीं है। सरकार में तो हम रहे नहीं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार में आई नहीं। यही लोग तो इख्तिदार में रहे, लंबे समय तक इख्तिदार में रहे, तो इन्होंने ही तो इनको दरबदर किया। तो हम पर ये दोष थोड़ी ठहरा सकते हैं। हम उनके लिए पीड़ा में हैं और आपको मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आपको मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाऊंगा कि आपका काम होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, वो नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। ये आपको विश्वास मान। 7 सालों में क्या किया आप लोगों ने? 370 को हटाया, 35 को हटाया, यहाँ की नौकरियां, यहाँ की जमीनें आपने बाहर के लोगों को दे दी। कौन सी डेवलपमेंट? आप फिर उसी मुद्दे पर आगे जो खत्म हो गया है मसला, आप क्यों उसको फिर दोबारा इधर ला रहे हैं? वो खत्म हो गया, वो किस्सा ही खत्म हो गया है। क्या आपके बच्चे की नौकरी कोई बाहर का बच्चा लेगा तो क्या आप उससे मुतमईन हैं? तो हम बाहर कहां से आ रहे हैं? कराची और अफगानिस्तान और लाहौर से आ रहे हैं। तो क्या बाहर की स्टेट यहाँ से बाहर नहीं?
मुझे आप बताइए, जब हम हक रखते हैं यहां से बाहर जाने के लिए, तो अगर बाहर का भी यहां आएगा नौकरी करने के लिए, तो वो कौन से हमारे हुकूक खा रहा है? सारे ऐसी स्टेट्स हैं जहां का अपना स्पेशल स्टेटस है। आप मणिपुर को देख लीजिए, आप लक्षद्वीप को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, आप हिमाचल की बात करें, मणिपुर को, इसके जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट है। जम्मू कश्मीर में, चलिए हम हिमाचल की बात करते हैं, उनके पास भी तो स्पेशल। आप जम्मू कश्मीर पर टिके रहिए, आपने यहां दर्द नहीं देखा है। यहां आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप क्या, आपकी उम्र कितनी है? सर 26 साल है। 26 साल है। आपको कोई ये खबर है कि ये जो 1987 में यहां चुनाव हुए थे, रिगिंग की बात कर रहे हो आप, इलेक्शन रिगिंग? मैं नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया कर रही है। मेरे करने से थोड़ी बात बनेगी। ये जो मैं अक्सर चैनल्स पे ये बात बोलता हूं और आपके माध्यम से फिर आपको लाखों और करोड़ों लोग सुनते हैं और देखते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा, ये जब आग लगी थी, यहां सलाहुद्दीन चुनाव लड़ रहा था जम्मू कश्मीर में, चोरी किसने की? इनको आदत हो गई थी चोरियों की, और इन्होंने उस दिन भी चोरी की और वो आग लगी, और उस आग ने आज तक हमें तड़पन में रखा है। हम उसी आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। सर अगर बाकी रियासतों के पास स्पेशल स्टेटस है, महाराजा हरि सिंह की जम्मू कश्मीर भी एक डोगरा प्रिंसली स्टेट थी जिसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम किया। हमने यूनियन टेरिटरी से स्टेट्स बनती हुई देखी है, लेकिन ये पहली बदनसीब स्टेट है जिसको बीजेपी ने यूनियन टेरिटरी बना दिया। अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में कहा है कि स्टेट वापस मिलेगी, तो इस पर क्या चर्चा करनी है हमने? वो तो स्टेट बनेगी, मिलेगी, कब मिलेगी? वो एक सही समय जब आएगा। ये जिस ये आप लोग कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हो गई है, सब ठीक ठाक चल रहा है, अब तो मिलनी चाहिए। मेरी बात सुनिए आप। जो उमर साहब को और उसकी जो टीम है उनको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी उनको परोसा जाएगा, वो एक असंभव बात है। वो जिस समय अमित शाह जी को लगेगा कि कब लगेगा सर? 7 साल तो हो गए, 2019 में आपने 370 छीना है। ये क्या चाह रहे हैं कि इनको वो वाली चीज हम फिर दे देंगे कि ये लोगों को स्टेट तो पूरी जम्मू कश्मीर चाहती है, स्टेट मिलेगी। हाँ, तो वही क्यों नहीं मिल रही है समय, सही समय पे? 5 साल, 6 साल, 7 साल। और मेरे हिसाब से सही समय और उमर अब्दुल्ला के सही समय से सही समय नहीं है। तो फिर कौन सा सही समय? मुझे जवाब दे। वो माननीय अमित शाह जी को जब लगेगा कि यहां सही समय है, स्टेट मिलेगी। आप लोग क्लेम करते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, टेररिज्म का खात्मा हुआ। आप कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब कहते हैं हालात बेहतर हैं, चुनाव हो चुका है, सब चीजें ठीक ठाक है, तो फिर क्यों नहीं स्टेट मिलेगी? उसके कारण क्या है? क्यों नहीं स्टेट ये लोग देंगे? रीजन क्या है? क्या इसलिए नहीं देंगे कि यहाँ पे पावर जो है वो सीएम साहब के पास चली लगता है सारी चीजें सार्वजनिक करेंगे हम, सारी चीजें अपने जो बातें हैं वो हम यहाँ आपके माध्यम से सारी चीजें लोगों को बताएंगे। आप खुद ही बोल रहे हैं कि टेररिज्म अभी भी कहीं कहीं पनप रहा है। परसों आपने नहीं देखा कि क्या हमारे यहाँ, मैंने उस बाप के हाथों में छाले, टेररिज्म पनप रहा है? पनप नहीं रहा है। आपने अभी कहा कि मैं पनपा रहे हैं। हाँ, इनकी भाषाएं बीजेपी तो कहती है कि टेररिज्म का सफाया हो गया। सफाया कहां आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर अमित शाह जी क्यों कहते हैं कि टेररिज्म का सफाया हो चुका है? तो हो ही गया है ना, हो गया है ना। हाँ, मानते हैं ना? मानता हूं। तो अगर टेररिज्म का सफाया हो गया, हालात ठीक है, हाँ, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि स्टेट में हमने होशियार नहीं रहना है? तो स्टेट और दुश्मन का क्या फर्क रहता है सर? स्टेट से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था टेररिज्म एंड पीस कैन नॉट गो साइमल्टेनियसली। तो ये जो आप भी भाषाएं बोल रहे हैं ना, तो ये यही लोग, मतलब स्टेट ना आने की वजह से टेररिज्म का खात्मा होगा, स्टेट आने की वजह से नहीं होगा। जब मैंने आपको पहले ही ये कहा कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ये बात कही कि स्टेट मिलेगी, तो उस पर क्या चर्चाएं करनी है हमने रोज सुबह कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 370 पर बात करेंगे। क्या बात करेंगे 370 पर? वो बातें जब खत्म हो गई हैं। सर 370 था क्या? ये जमीनों की हिफाजत, नौकरियों की हिफाजत, ये चंद लोगों के फायदे के लिए था। उसमें क्या रखा था? उसमें क्या अब रह गया था? वो तो आपके बेटे की नौकरी के फायदे के लिए। इनको देखिए, काबिलियत होगी तो सारे लोग आगे आएंगे। ये इनकी तरह नहीं था। बाकी स्टेट्स में, जो हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स में स्पेशल स्टेटस है, वो क्यों है? बाकी स्टेट्स में भी तो स्पेशल स्टेटस। जम्मू कश्मीर को आप बाकी स्टेटों के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर का तो बड़ा ग्रेड है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स, क्योंकि महाराजा हरि सिंह की डोगरा रियासत है, ये प्रिंसली स्टेट। आमिर सुहेल जी बात सुनिए, इन्होंने कब्रिस्तान भरे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे घर में आईपीएस, आईएएस और बाकी चीजें बने और बाकियों के घरों में बुरहान वानी पैदा हो जाए। ये अपने घरों को नहीं देख रहे हैं। सर आप मेरी बात पे आप बात को घुमा रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात पे। मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ का स्पेशल स्टेटस जो है वो हमारी पहचान है। हाँ। हमारी कल्चर, हमारे ट्रेडिशन और हमारी जो एक अपना कल्चर है उसकी पहचान है यहाँ का। उसको किसने जाग पहुंचाया?
स्पेशल स्टेटस को किसने तक पहुंचाया? बीजेपी वालों ने तोड़ा, हटाया, कहां से यूनियन टेरिटरी बनाया। यहां नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उस वक्त राज कर रहे थे जब इन्होंने यहां आग लगाई। ये आग लगाई फारूक अब्दुल्ला साहब ने और राजीव गांधी ने, उन्होंने जो अकॉर्ड किया, और वो अकॉर्ड जो उन्होंने किया वो उन्होंने जाती मफाद के लिए अकॉर्ड किया, और चिंगारियां अभी भी यहां भड़क रही है। तो आप हमें बोल रहे हो कि यहां स्पेशल स्टेटस को हमने तक पहुंचाया? कहां से हमने तक पहुंचाया? आज यूनियन टेरिटरी बना दी है ना स्टेट सर। महाराजा हरि सिंह की ये प्रिंसली स्टेट थी, इसको तोड़कर यूनियन टेरिटरी बना दी। फिर बनेगी, स्टेट बनेगी। ये आपको मैं आपके कैमरे के या आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं सर। 7 साल में तो नहीं बनी, बनेगी, अनकरीब बनेगी। ये आपको मैं बड़े दावे से बोल रहा हूं। जब अमित शाह जी को लगेगा कि अप्रोप्रिएट टाइम बोल रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब कि मेरा अप्रोप्रिएट टाइम, वो चाह रहे हैं कि जो इख्तिदार उनको पहले था, वो बोल रहे थे टॉस भी मैं करूंगा, कप्तान भी हमारा चुना जाएगा, पैड भी हमारे हिसाब से लगा। तो हो गया, इलेक्शनों में लोगों ने बड़ी बहुमत के साथ, बड़े मैंडेट के साथ जिता दिया। बीजेपी ने अगर इतनी बड़ी डेवलपमेंट की थी सर, बीजेपी ने इतनी बड़ी डेवलपमेंट की थी तो बीजेपी को लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? आपने कब देखे थे ये एम्स, ये आईआईटी, ये टनल, ये रोड, ये ब्रिजेस, ये जो चीजें देख रहे हैं, ये पहले आपने कभी देखी थी? कांग्रेस के टाइम की सैंक्शन की हुई चीजें हैं जिनको आप गिन रहे हैं। कांग्रेस ने जहर डाला था, हम उसको खत्म करना चाहते हैं। सर नासिर टनल कांग्रेस की देन में आया। एम्स की अगर आप बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, गुलाम नबी आजाद के दौर से है सर। ये अगर ऐसी बात होती तो 2-4 सीटें उन्होंने ली होती। उनका सफाया हो गया है, पूरे देश में उनकी सफाई हो गई है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी का सफाया हो गया। कहां पर आपको लग रहा है? ऑपोजिशन में तो हो आप लोग। तो 30 सीटें आपको क्या लग रहा है कि वो तो 30 एमएलए वहां हैं, तो वो क्या आपके कहने से वो सफाया हो गया है? क्या कर रहे हो आप? एक मंजे हुए आप जर्नलिस्ट है और आप बोल रहे हैं हमारा सफाया हो गया है। हमने अपोजिशन में की, अपोजिशन में ना आप लोग, तो अपोजिशन में रहना कोई बुरा रोल है? अगर इतनी 7 सालों में डेवलपमेंट की होती तो अपोजिशन में थोड़ी होते आप लोग। तो वो आपने वो जो 30 सीटें वो क्या गिन रहे हैं? आपकी गिनती कमजोर है। नहीं ठीक है, मैं मानता हूं 30 सीटें हैं, लेकिन 30 सीटें आने के बाद भी आप तो लोग वो किन्होंने वोट डाले हमें? वो उन वोटरों के वो आप अपने कैमरे के माध्यम से आप उन वोटरों को, लाखों लोगों ने जो वोट हमें दिए हैं, पंजाब में तो आपका क्लीन स्वीप हुआ। देखिए जहां जहां हमें वोट नहीं मिले वहां वहां आपने देखा हमारा वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है। जिस कश्मीर से 20 करवाया, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवाए, कश्मीर से एक सिंगल सीट नहीं ले पाया। कश्मीर से आपने नहीं देखा हमारे वोट कितने मिले? आप सिर्फ सीटों को गिन रहे हैं, आप वोटिंग परसेंटेज नहीं गिन रहे हैं कि हमारे कश्मीर से वोट कितने आए। जहां पर एक जमाने में हमें बहुत कम वोट मिलते थे, वहां आज हमें लाखों वोट मिले। तो वो हमारी लोग तो पार्टी कहते हैं कि हमने ये वोट जो है ये मोदी जी के खिलाफ डाला है, जिन लोगों ने मैंडेट उमर अब्दुल्ला को दिया है। उमर अब्दुल्ला को मैंडेट पहले भी उसके बाप को 62 सीटें मिली थी। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी बंधन छुड़ा लिया। वही कश्मीरी लोग बोलते थे कि हमसे इन्होंने जुल्म किया, हमने इनको हटा लिया। हटाया? पीडीपी लाई किसको हटाया था? इन्हीं को हटाया था। तो फिर आपने फिर इनको वापस लाया। ये पब्लिक ने लाया ना, तो पब्लिक ही इनको हटाती है, पब्लिक ही लाती है। तो वो तो मतलब पब्लिक, मतलब इसका मतलब आप बोल रहे हो कि पब्लिक गलत है? नहीं, पब्लिक को कहां से मैं गलत बोल रहा हूं? मैं उन कश्मीरी भाइयों को आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि आप खुद ही बोल रहे हो कि इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, इन्होंने रिग किया। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वहां चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने उनको हराया। तो वो उसमें हमारा दोष कहां से आ गया? सर पहले तो मिलिटेंसी की वारदात कश्मीर में देखी जाती थी, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जम्मू डिवीजन भी इसका निशाना बन रहा है। कठुआ में हम देख रहे हैं एनकाउंटर्स हो रहे हैं, राजौरी पुंछ में हो रहे हैं, जम्मू के अंदर। दुश्मन को कहीं पर भी आप वो जो आएगा उसको आप कहीं पर भी नहीं बोल सकते कोई यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा, वहां से आएगा। उसके लिए हमने हालात बद से बदतर हो रहे हैं ना। क्यों बद से बदतर हो रहे हैं? बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं सर? आप मुझे एक्सप्लेन करें सर। आप मुझे बताइए, आपको कहां लग रहा है कि कहां से बद से बदतर होता है? सर एग्जाम्स में स्कैम्स हो रहे हैं, नौकरियों में स्कैम हो रहे हैं, एग्जाम्स की लिस्ट कैंसिल हो रही है और पिछले कैंसिल कर रहे हैं। अगर हमें लगा कि ये चीज ठीक नहीं है तो वो स्कैम कैंसिल हो गए। तो पिछले कई सालों से जो स्कैम्स आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के होते हुए हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं? कहां बोल रहे हैं? वो हम सबके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सर। बीजेपी ने तो भेजा हुआ है यहाँ पे, कांग्रेस ने तो नहीं भेजा। बोल रहे हो आप? मरकजी हुकूमत किसकी है? मरकजी हुकूमत सारी दुनिया को पता है कि नरेंद्र मोदी जी वहां बैठे। फिर जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी तो वहीं से आए हैं ना। तो वो और कहां से आने थे? वो क्या लाहौर से आते? तो वहां से अगर वहां से आए हुए से अगर इतना गवर्नर क्या लग रहा है आपको? हम कल लाहौर से चुनकर यहाँ ले आते? बिल्कुल नहीं लाना है। तो आप क्या हुआ आदमी है? आपने अच्छा किया यूपी का यहाँ पे शख्स भेजा जो यहाँ पे काम कर रहा है, बहुत ठीक कर रहा है। था, लाहौर से लाना था। बहुत ठीक कर रहे हैं वो। लेकिन जो स्कैम्स हो रहे हैं
इन स्कैम्स का खात्मा कैसे? कौन सा स्कैम हो रहा है, जरा मुझे आप गिनती करके बताइए। चलिए मैं गिनती करके बताता हूँ, अब आप सुनते रहना, मैं गिनती करूंगा, ठीक है जी। पहले सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में स्कैम हुआ, लिस्ट कैंसिल हुई। उसके बाद फाइनेंस के पेपर में स्कैम हुआ, लिस्ट कैंसिल हुई। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। अभी कमेटी बनाई हुई है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। मन बनाकर आए हैं, क्या मन बनाकर आए हैं? क्या आप हमारे जो हम काम कर रहे हैं उसको आपने गिनती नहीं करना है? आप क्यों नहीं ये गिन रहे? आप अपने अच्छे काम गिना दें। कौन से नए काम गिना दे, मुझे 5 काम अच्छे गिना दे। मैंने आपके 5 गलत काम गिना दिए, आप मेरे 5 अच्छे गिनूंगा। एम्स, IIT, सुनिए, एम्स पे आप आएंगे, आजाद साहब के टाइम का सैंक्शन हुआ है, कांग्रेस की देन है। बोलिए आगे। जिनकी जड़ सफाई हो गई है, कहां उनको बेचारों पुराना सैंक्शन हुआ है सर, कहां उनको बीच में मोदी जी के टाइम का नहीं। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो उनका वो बुरा हाल हशर हुआ होता सर, ये पुराना सैंक्शन। अगर उन्होंने कुछ किया होता तो जो हशर उनका अवाम ने यहाँ किया है, तो फिर कुछ ना कुछ तो गिनिए आप कोई बताइए। सिंगल तो उन्होंने निकाली होती। 0 पर वोट हुए हैं, डक पर वोट हुए हैं। अगर उन्होंने कुछ किया होता, हमने किया वो सीएम थे तब की बात कर रहा हूं, जब गुलाम नबी आजाद सीएम थे, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, उस टाइम की ये देन है। क्या जरूरत पड़ी थी फिर? अगर उनको पता था हम पब्लिक में इतने कमजोर हैं, तो क्यों फिर मार्केट में आए थे? मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बात कर रहे थे आप। नहीं, आप अपनी बात से हट रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब जब सीएम थे उस समय के ये काम सैंक्शन करवाए हुए हैं। आज जिन कामों के इनॉग्रेशन पीएम साहब कर रहे हैं। अपनी बात से हट रहे हैं, आप अपनी बात से हट रहे हैं। आपने बोला आजाद साहब ने किए, अगर कुछ किया होता तो उनको कुछ मिला होता। उनको शून्य किया है, और हमें 29 सीटें जो हमारी मिली है ना यहाँ जम्मू प्रोविंस से, तो वो आप उतने लाखों लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, तो वो जो लाखों लोगों ने हमें वोट दिए, तो उनका भी कुछ तो पास रखिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हमें आपकी बात पे आता हूं, आप हमें जायज जगहों पर डांटिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है, आपको जम्मू से सीटें मिली, बहुत बेहतर है। कश्मीर से भी वोट मिले, कश्मीर से भी सीटें नहीं मिली ना, हम सीट्स की बात कर रहे हैं, हम सीट की बात नहीं कर रहे। आने वाले समय में हमें वहां से सीटें भी मिलेंगी। लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं, लोग आहिस्ता 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 इस बात को समझ रहे हैं। पहले जम्मू में हमारी 1 सीट होती थी, फिर हमारी 25 हो गई, आज 29 है। आने वाले समय पर और आगे बढ़ेंगी। आपकी अपोजिशन इतनी कमजोर क्यों है? तो आप क्यों इस बात पर तुले हुए हैं कि हम कमजोर हैं? आप रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में आप लोग 28 शेर हमारे वहां पर खड़े हुए हैं। वो सिर्फ वॉकआउट करते हैं असेंबली में। किस बात पर वॉकआउट करते हैं? कई बार वॉकआउट किया है, कई बार वॉकआउट किया उन्होंने। जब वो मनमानी करनी शुरू करेंगे तो आपको क्या लग रहा है कि वो वहां पर उनकी उन मनमानी को देखेंगे? वहां हमारे 29 शेर बैठे हुए हैं जो बिल्कुल हिलने नहीं हम उनको देंगे, पनपने नहीं देंगे। जो आप बोल रहे हैं ना कि वो जो चाह रहे हैं ना, वो जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। यहां लोगों के काम करने के लिए बेकार बेरोजगार नौजवानों के लिए तड़पन में हैं। वो जो चाह रहे हैं, जो प्रोटोकॉल वो चाहते हैं कि हमें वो मिलना चाहिए, उसका खात्मा हो गया है। किस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं आप? वो जो मनमानी करते थे पहले, जो उनको वो बोलते थे कि हमारी मर्जी से सारा कुछ चलेगा, वो मर्जी खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी जी ड्राइविंग सीट पे हैं, उसी ड्राइविंग सीट पर वो उनको उसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं। सारे लोग बड़े आराम से सफर कर रहे हैं। इस बारी तो नरेंद्र मोदी जी के साथ ड्राइविंग सीट पे नायडू जी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि एनडीए है ना। तो फिर क्या एनडीए कोई बुरा है? नहीं है, नीतीश्वर कुमार जी भी है ना। इस बारी सीटें कम आई हैं। नहीं, तो वो क्या वो कोई तो नहीं कि रिवर्स गियर लग नहीं को हमने कोई उधर अफगानिस्तान और उधर से समर्थन लिया। यही इसी मुल्क के वो भी लोग हैं, उनको लगा कि नरेंद्र मोदी जी ही बढ़िया हैं, तो उनके साथ खड़े हो गए। तो मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो रिवर्स गियर लग रहा है, सीटें कम हो रही हैं। हमारी तो आप गिन रहे हैं। जो लोग 430 से पहुंचते पहुंचते वहां ऑटो में पहुंच गए हैं, उनकी आप बात ही नहीं ले रहे हैं। तो उनको भी गिनो ना, एक बार आप उनकी तरफ भी चले जाओ। 430 सीटें ली थी वो पहुंचते पहुंचते, और आप ये मुतमईन रहो कि जब अगला समय होगा ना, तो वो स्कूटर पर होंगे, आगे बेटा और पीछे उनकी मम्मी। यहां नहीं है, यहां भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल करके यहां पहुंची है, फाइट करके यहां पहुंची है। तो आपको क्या लग रहा है कि हम ऐसे इनको परोसते इधर दे देंगे? ये जो चाह रहे हैं ना कि उमर साहब और इनकी जो टीम है, यहां लोगों के काम करने के लिए हम खड़े हुए हैं। जाती मफादात के लिए कोई राजनीति नहीं होगी। अगर 6 सालों में काम किया होता तो आज शायद सीएम बीजेपी का होता। नहीं आमिर जी, 6 सालों में काम किया, तभी 30 हमारे विधायक इस समय जम्मू कश्मीर की असेंबली में हैं। ये आप गलत बोल रहे हैं।
इस शब्दों को आपको वापस लेना पड़ेगा। हमारे शब्दों को आप ध्यान रख रहे हैं और फिर फटाफट आप बोलते हैं 6 सालों में अपोजिशन को काम करने का मौका नहीं मिला, वो भी जो है वो 40-42 सीटें लेकर जा रहे हैं, और आप लोगों ने काम किया अगर तो 30 उन्होंने कुछ सीटें लिया होता तो 5-10 सीटें तो उनको भी आनी चाहिए थी ना। जिन्होंने 70 साल राज किया है तो आज 0 पर वोट हो गए हैं। सिफर एनसी की बात कर रहा हूँ। तो एनसी ने भी ऐसा क्या कमाल किया? कौन सा ऐसा कमाल किया? झूठे वादे दिए लोगों को, झूठे सपने दिखाए लोगों को, और आज भुगतान कर रहे हैं। तो वो भुगतान करेंगे ना आप लोग। 1 अप्रैल से फीमेल्स के लिए ई सर्विसेज जो है बसेस की वो फ्री हो चुकी हैं। तो अच्छी बात है, एक वादा उमर अब्दुल्ला ने पूरा कर दिया। अच्छी बात है। अच्छा काम करेंगे तो हम उनको सराहेंगे। तो वो जो यूनिट बिजली भी एएवाई को फ्री में मिलेगा। तो वो बोल रहे हैं कि जो क्लोड ब्रेस्ट होगा उससे पानी निकलेगा तो उससे डैम खड़े करेंगे तो लोगों को फ्री बिजली दे देंगे। वो उस फिराक में लगे रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है। यहां लोगों के काम करने पड़ेंगे आपको। आपने समाज में अगर वादे किए हैं तो उन पर आपको 50,000 से 75,000 खवातीन के लिए जो है वो माली मदद भी करेंगे, उसके लिए भी अप्रूवल आ चुका है। आपको पता है वो क्या चाह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं क्या चाह रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आप जर्नलिस्ट हैं। तो आप बताओ ना, वो उनकी दिल की बात आप बोल रहे हैं, मुझे क्या पता उनके दिल में क्या है। मुझे उनके दिल की क्या बात पता होगी? फिर मुझे क्या चाह रहे हैं आप बताओ ना। मुझे पता है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के दिल में क्या चल रहा है। आप मुझे वो पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं थोड़ी उनका, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे अपनी पार्टी के बारे में आप पूछिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का तो था कि स्टेट कब आएगी, जवाब ही नहीं दिया। मैं बोला आपको जल्दी आएगी। जल्दी कब? 6 सालों से आप यही बोल रहे हो जल्दी आएगी। नहीं, उनको जो जल्दी होगी वो उनकी जल्दी से जल्दी नहीं ना बनेगी। 6 साल और लगेंगे। 6 साल लगेंगे या 6 महीने लगेंगे या 6 दिन लगेंगे, तो कुछ तो समय लगेगा। ये अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में, आपको विश्वास है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर पर? बिल्कुल मुझे है। मुझे उससे ज्यादा विश्वास हिंदुस्तान के कानून पे है। जुबान पर विश्वास है। अमित शाह की बात जो है वो पत्थर की लकीर है। अगर उन्होंने कहा है तो वो देख रहे होंगे कौन सा सही समय होगा। इनके सही समय से वो ये बोल रहे हैं कि हमारा सही समय है। अरे तुम्हारे सही समय से हमने देखा है, लोगों के कब्रिस्तान भरे आपने, लोगों के घरों में आपने डेड बॉडियां पहुंचाई, कफनों का आपने इंतजाम किया। तो अब आप बोल रहे हो कि हमें वो चीजें दे दो, वो ऐसे नहीं मिलने वाला है। यहां नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं। इतनी ज्यादा काम आप पब्लिक के हित में करते हैं बीजेपी के लोग, फिर भी पब्लिक वाले गुस्सा क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी की पे? नहीं, ये आपको लग रहा है पब्लिक प्यार करती है मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी के काम को। क्या हाल आपको लग रहा है? गुस्से में रहते हैं लोग काफी। मैं कमेंट्स में देखता हूँ, जब भी कभी इंटरव्यूज होते हैं, कब सभी बीजेपी के नेताओं के, तो नीचे लोग कुछ अलग ही राय देते हैं। नहीं, वो आपको लग रहा होगा। वो आपके इंटरव्यू में दे रहे हैं। नहीं, मेरे लाइव इंटरव्यू में दे रहे हैं। मन में आप पढ़ना चाहेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है उसको तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। आपके मन में क्या चल रहा है वो भी मुझे समझ नहीं आ रही है। आप क्यों हमारे अच्छे काम नहीं गिल रहे हैं? आप बोलो बड़ी अच्छी रोडें बनी, बड़े अच्छे एम्स बने, अच्छे IIT बने, तो अच्छे। आप यहां से डोडा कभी पहले गए हो? कभी गए हो? मैं तो डोडा नहीं गया हूँ। कभी गए हो? नहीं, कभी गया ही नहीं हूँ। तो आपको क्या फिर पता लगेगा डेवलपमेंट क्या है? अच्छा, डोडा में क्या डेवलपमेंट हुई है? यहां से 9 घंटे लगते थे डोडा जाने में। हाँ। आप मेरे साथ आना, 3.5 घंटे में डोडा पहुंचाऊंगा आपको। फिर भी लोगों ने महराज मलिक को जिता दिया। ये एक छोटे से गांव में फिर भी बीजेपी को वोट नहीं ना दिया, लोगों ने महराज मलिक को जिता दिया ना। अरे भैया, आप घूम के महराज मलिक को वहां बनाएंगे, मैं उसकी बात पर यहाँ चर्चा करने नहीं आया। अगर डोडा की डेवलपमेंट हुई थी तो आवाम को बीजेपी को वोट देना चाहिए। 4 सीटें नहीं आपको नजर आ रही है जो ताबड़तोड़ हिटिंग की? डोडा की आप बात करें, उसी डोडा के जो MLA है वो महराज मलिक है। वहां आप मुझे बताओ, वो सुनील शर्मा जो जीत कर आया, वो दलीप सिंह परिहार जो जीत कर आया, वो शगुन परिहार जिसका खून अभी भी उसके घर के लोगों की गवाही दे रहा है वहां रोड पर, तो आप बोल रहे हो, वो भी बोल रहे हैं कि आपने डोडा की बात की। पूरी बात करने दीजिए। मैंने अधूरी बात करेंगे, अधूरी बात पहुंचेगी। वो बोल रहे हैं डोडा की बात बोल रहा हूं। तो डोडा के MLA कौन है? अरे भैया, मुझे पूरी बात करने दीजिए। वो अक्सर बोल रहे हैं कि इनको नरेंद्र मोदी जी ने पीछे से सपोर्ट किया तो ये बने। उसको वो शगुन परिहार के घर का जो खून रास्ते पर गिरा वो नजर नहीं आ रहा है? वो नजर नहीं आ रहा है? जिस शक्ति परिहार के लिए सारे एकजुट होकर उसको हराना चाहते थे, और उसने वहां मुस्लिम ने आपको 8,000 मुसलमानों ने शक्ति परिहार को वोट दिया है। 486 वोट। अच्छी बात है, यही जमहूरियत है, यही जमहूरियत है हमारी। मुझे पूरी बात करने दीजिए। वहां एक जगह पर 586 वोट मुस्लिम डोमिनेटेड पोलिंग स्टेशन था।
अगर उसमें 426 वोट शक्ति परिहार ने लिए, भारतीय जनता पार्टी ने लिए, तो वो मुस्लिम ने ही वोट किया ना उनको। तो आप बोल रहे हो कि हमारे वहां दिलीप सिंह परिहार एक मजदूर आदमी 36,000 वोट उसने लिए, वो आप गिन नहीं रहे हो। आप इधर उधर से आकर एक ही आदमी की बात करेंगे। नहीं, आपने डोडा की बात की तो मैंने कहा डोडा के एमएलए तो महराज मलिक है, मैं कहां पे गलत हूं? तो कुछ और अगर डेवलपमेंट इतनी, अरे दो होम मिनिस्टर को हराया है वहां। शगुन परिहार मेरी बेटी 26 साल की उम्र में एक मंजे हुए सियासतदान को हराया, तो वो क्या ऐसे जीत कर आ गई? उससे संघर्ष नहीं किया? वो चीज आपको नजर नहीं आ रही है? आपको सुनील शर्मा की जीत नजर नहीं आ रही है? आपको शक्ति परिहार की जीत नजर नहीं आ रही है? तो उनको भी गिनो ना। आप क्यों एक साइड जा रहे हो? आप एक ही साइड। पार्टिकुलर डोडा की बात की तो मैंने डोडा पे ही बात डोडा पहले एक ही जिला होता था, उसको डोडा बोलते थे। ये एक जिला, अब 3 जिले बन गए हैं उसके। तो आप बोलेंगे आप इधर उधर से लाकर, अरे भैया जो वो बोल रहे हैं कि यहां माजी में किसी ने कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। आप बीजेपी के इतने गुणगान क्यों करते हैं? मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मेरे रूम में भारतीय जनता पार्टी में एक नस्ली आदमी हूं। हमने जिसके साथ यस किया है तो प्राण चले जाएंगे। तो हमने वहां मुश्किल तरीन हालात में संघर्ष में धाराओं के विपरीत तैरकर हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया है। तो मैं उनका कार्यकर्ता हूं। मतलब आप आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते होंगे? क्यों नहीं रखूंगा? तो आपको क्या आरएसएस से क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आप उनकी आइडियोलॉजी से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी आइडियोलॉजी, वो मेरी मर्जी है। मैं अपनी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। आप सेटिस्फाइड? आप अपनी मर्जी के मालिक है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आपकी सोच क्या आरएसएस को लेके? बहुत सुंदर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छी, सुंदर, अति सुंदर। मतलब आपका सपोर्ट भी आरएसएस को पूरा रहता है? 100% रहना भी चाहिए। जो देश के निर्माण के लिए काम करेंगे उनके लिए हमारा सपोर्ट रहना चाहिए। क्यों नहीं रहेगा? आपने कभी सुना है? आपने 30 चिताओं को एक बारात, आपके माध्यम से जिन सबों को पता होगा, एक बारात आ रही थी, उस पूरी बारात को दुल्हों के समेत, और वो दूल्हे प्लास्टिक के जूते लगाए हुए, उन बातों पर आपने कभी चर्चा की ही नहीं। बड़ी पीड़ा होती है और इधर उधर से आकर आप और कुछ पकड़ रहे हैं। आमिर जी, वहां 25 निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। 7 राजपूत, 7 ब्राह्मण, 4 शेड्यूल कास्ट, 2 गद्दी कुल्हाड़ में मारे गए थे। वो एक बम ऐसा होता है जो फटे जिसमें कोई मुसलमान, हिंदू, सिख जख्मी हो जाए, उस बम से डरना नहीं चाहिए। जो किसी सिलेक्टेड किलिंग हो जाएगी उससे होशियार रहना चाहिए। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और बाकियों के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इत्तेफाक रखता हूं। इत्तेफाक रखना है आपने, क्योंकि मेरे प्रॉफिट रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग अकलियत में आपके साथ होंगे, आपने उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू का पहरा करना है। और अगर इसमें फेल हो जाओगे तो मैं महशर के मैदान में उनका वकील बनकर तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। तो वो उस समय आप इनकी जबानें क्यों बंद हो गई होती थी? आप मुझे बताओ। अच्छा, आप मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, फिर आप चल पड़े थे आप अपने उसी टोन में। नहीं, मैं कह रहा हूं मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की आप बात कर रहे हो। वो तकलीफ आपको नहीं, वो टीस नहीं आपको हुई थी? सुना तो होगा, आप तब बच्चे हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। आपने कहाँ वो देखा होगा? नहीं देखा होगा सर। तो आपने सुना तो होगा। हाँ जी, तारीख गवाह है। तो क्यों ऐसा होता था? क्यों ऐसा होता था? कभी आपने उस पर भी चर्चा करनी चाहिए थी। कभी आपको उन बातों पर भी चर्चा करनी चाहिए। आप इधर उधर से आकर हमारे लोगों आपको लगता है कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी को लेकर ये चीजें वहां पे होती थी? मेजॉरिटी वाले जो लोग थे वो मिनॉरिटीज पे जुल्म करते थे? अरे आतंकवाद की बात कर रहा हूं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की इसमें बात ही नहीं है। वो कौन लोग आते थे? वो कौन लोग ऐसे होते थे? कभी आप इतने तेज मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, तो आपने कभी इस बात पर अध्ययन नहीं किया? आपने इसकी जानकारी नहीं ली कि वहां जो सितम और जुल्म और मुसीबतें जो लोगों ने देखी हैं? मैंने एक माँ और एक बेटी की इकट्ठे वहां पर चिता जलते हुए देखी है। वो इसलिए इकट्ठे जलानी पड़ी थी कि वो उसकी पसलियों में फंस गई थी मां की। जब गोली चली पूरा घर खाली हो गया, 8 लोग एक ही परिवार से गए। ये चीजें हमें शोभा देती हैं? इंसानियत का तत्व। मैं भी आतंकवाद के खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि टेररिज्म हूं। मैं बचपन मैं इंतहाई आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हूं। और मैं कहता हूं कि आतंकवाद का बिल्कुल सफाया होना चाहिए, जड़ से सफाया होना चाहिए। मुलाजमीन को, निर्दोषियों को, आम इंसान को उनके हकूक मिलने चाहिए। आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते। मैं ये समझ रहा हूं कि
एक लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लिखे पढ़े हुए बच्चों का विश्वास उठ चुका है। कोई भी वो एग्जाम देने से पहले सोचते हैं क्यों चढ़ रहे हो? सुनिए ना, ये इख्तिदार में रहे, लंबे समय तक इख्तिदार में रहे। इनके दौर में ऐसी कम चीजें नजर आई हैं, कुछ इन्हीं का तो दौर रहा है। 2019 के बाद कुछ ज्यादा नजर आई हैं। पहले शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, अभी किसी और को तैयार कर रहे हैं। तो ये कब किसी दूसरे को मौका देंगे? कभी आगे आने का कब मौका देंगे? तो मौका किसी दूसरे को भी देना चाहिए ना। अगर इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाना था तो रखना था ना बड़ा सीना, तो बोलना था ना कि आओ हम बनाएंगे। जिसको डिप्टी सीएम बनाया तो उमर अब्दुल्ला ने, उसको क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया? हमें लगता कि बहुत जबरदस्त काम हुआ। यह भारतीय जनता पार्टी ही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला कि तुमसे बड़ी कुर्सी किसी को देनी है, तो उन्होंने किसको वो कुर्सी दी थी? बताओ जरा, आपसे नहीं, आप ही बताएं आप। क्यों आपको पता होना चाहिए? आप बताएं ना। मैं राष्ट्रपति बनाया था एपीजे कलाम साहब को, ठीक है, बनाया था, ठीक है। तो उमर साहब को बड़ा दिल रखना चाहिए था, बनाना चाहिए था उसको, सुरेंद्र चौधरी को चीफ मिनिस्टर। क्या फर्क पड़ता? हम भी मिसालें देते। वाजपेयी जी ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो ये इख्तिदार नहीं बदल सकते, वो हमारे पास ही रहेगा। ये बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि ना बम से ना गोली से बात बनेगी बोली से। तो उन्होंने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। फिर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पाकिस्तान से बात करनी है तो उस पर गुस्सा क्यों आता है? फिर वाजपेयी जी की उस चीज को भी फॉलो करो। अगर आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो इस चीज को भी फॉलो करो। मेरे भाई मेरी बात सुनो। उमर साहब बोलते हैं बाकी हम आपको सब देंगे, इख्तिदार हम अपने पास रखेंगे, इख्तिदार नहीं दूसरे को देंगे। इन्होंने 70 साल में कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं किया सिवाय अपनी फैमिली के, जो और भी कोई आकर उस कुर्सी पर बैठता। ये नहीं देंगे हम किसी को। बैटिंग बॉलिंग मैं खुद ही करूंगा, आपको पैड और पानी लाने का काम कराएंगे। बनाना चाहिए था ना सुरेंद्र चौधरी। आपका मकसद ये है कि आपको इनकी कुर्सी से चिढ़ है? हमें क्यों चिढ़ है? हमें इनकी सोच से चिढ़ है, हमें इनकी राजनीति से चिढ़ है। हमें इनसे क्यों? मेरा कोई जाति इनके साथ तो लड़ाई लगी नहीं है, मेरी कोई जमीन हत्याई नहीं है इन्होंने, ना मुझे इनके हत्याने का कोई। ये इख्तिदार अपने पास रखना चाहते हैं, ये अपने घर में रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश है, हमने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया सुनील शर्मा को, एक गरीब घर से उठा हुआ आदमी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको एलओपी बनाया। ये भी कोई ऐसी मिसाइल कायम करते ना, ये इख्तिदार घर में रखेंगे। इनके घर के 5-5 लोग मिनिस्टर होते थे, 7 मिनिस्टर 5 घर के। जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं ना करेंगे, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इश्तियाक वानी जी थे, करंट सिचुएशन पे बात की। अपोजिशन का रोल जो है वो जमहूरियत में मजबूत होना चाहिए। जब अपोजिशन मजबूत होगी तभी जो हुकूमत है वो भी काम करेगी। अगर उमर अब्दुल्ला 10 गलतियां कर रहे हैं तो 8 गलतियों को पब्लिक डोमेन में अपोजिशन का काम है लाना। अगर अपोजिशन ही खामोश रहेगी, अपने काम में बिजी रहेगी और जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करेगी, तो फिर हुकूमत के लोगों को जो मन चाहेगा वो वही करेंगे। शायद इस अपोजिशन का जमहूरियत में स्ट्रॉन्ग होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना एक 6 महीने के बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध। और शायद इस अपोजिशन का जमहूरियत में स्ट्रॉन्ग होना इतना ज़रूरी है जितना एक शख्स का अपने परिवार के साथ मोहब्बत होना। तो मुझे लगता है कि अपोजिशन को हर वक्त स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अपोजिशन स्ट्रॉन्ग तरीके से फाइट करेगी तो जो हुकूमत में लोग आए हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला कोई भी है, वो लोग फिर मजबूरन होकर काम करेंगे। आप क्या कहते हैं? आपके क्या मशवरा इस पर रहता है? ज़रा आप भी बताइएगा। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।